हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग इस चीज़ को लेके कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के प्री के लिए हम लोगों को कितना टारगेट रखना चाहिए, क्या सेफ स्कोर होगा कि हम आराम से क्वालिफाई कर जाएं। देखो, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि सेफ स्कोर की टेंशन वो लोग लेते हैं जो अपने आप को अनसेफ समझते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि पता नहीं 70 में सिलेक्शन हुआ कि नहीं, 75 में हुआ कि नहीं, कितना टारगेट रखना चाहिए, तो यकीन मानो आप अभी से कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। बेस्ट वो होता है कि जब अपने आप में इतने कॉन्फिडेंस हो कि आपको पता है कि चाहे कैसा भी पेपर आए, आपकी शिफ्ट चाहे टफ आए, आपकी शिफ्ट या फिर सिंपल आए, क्वेश्चन का कैसा भी लेवल हो, चाहे मैथ ज़्यादा हो, चाहे उसमें मैथ फर्स्ट के क्वेश्चन ज़्यादा हो, सेकंड के ज़्यादा हो, चाहे जीके जीएस में करंट अफेयर्स ज़्यादा आ जाए, साइंस आ जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक चीज़ से मतलब रहता है, जो आना है आने तो देख लेंगे। आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, वो होती है इंपॉर्टेंट चीज़। यही चीज़ मैं आप लोगों से शुरुआत से बोलता आया हूँ कि एग्जाम को काफ़ी सिंपल, मतलब एक नॉर्मल से वे में लो। ये सोचो ही मत कि कोई बड़ा एग्जाम है, इसमें करोड़ लोगों फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई और बड़ी चीज़ है। कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल सा एग्जाम है जिसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप ग्रेड सी की किसी अच्छी जॉब को पाते हो। वरना आप जानते ही हो ग्रुप डी पीछे है। अगर आप यहाँ मेहनत नहीं करोगे तो भाई ग्रुप डी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मान के चलो, अगर आप ग्रुप सी की जॉब छोड़ दोगे, अगर आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं मिलता है तो और ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो ग्रुप डी कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। मैं ये मानता हूँ प्रेजेंट टाइम में देख लेना। आपको इस चीज़ की मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, जितना टफ आपका ग्रुप डी का एग्जाम आएगा उससे सिंपल आपका आरआरबी एनटीपीसी का आएगा। उसका एक रीज़न है, ग्रुप डी में जो पोस्ट है वो टेक्निकल है, इसलिए यहाँ पर थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। लेकिन एनटीपीसी नॉन टेक्निकल है, इसलिए यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। और बाकी जीके जीएस का लेवल सेम होता है, अर्थमेटिक आपकी सेम होती है, रीजनिंग आपकी सेम होती है। तो अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एनटीपीसी का एग्जाम काफ़ी सिंपल होगा। अब अगली चीज़, यहाँ पर आपको कैसे श्योर करना है अपना सिलेक्शन। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं भी लगाते हो, देखो जो लोग लगाते हैं वो पता रहता है कि वो कितने मार्क्स आ रहे हैं, एग्जाम में कितने ला सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, पढ़ाई की बेस पर है सिर्फ, उन लोगों के लिए सिलेक्शन लेने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनका टारगेट क्या होना चाहिए, एग्जाम में किन चीज़ों के आने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, कौन सी क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, उन्हें ये चीज़ कुछ नहीं पता। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उन लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है, तो उन लोगों की जो सिलेक्शन लेने के चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। मैं शुरुआत से आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ, जब पहली बार एनटीपीसी की वीडियो बनाई थी तभी से कहता आ रहा हूँ कि आप लोग एक सेट पर डे लगाओ। जब मैंने पहले भी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया, तब से लेकर अभी तक कम से कम साल 1.5 साल हो चुका है। अगर कोई बंदा उस टाइम से प्रैक्टिस सेट अभी तक लगा रहा होगा तो यकीनन उसकी तैयारी बहुत खतरनाक होगी और वो आराम से आरआरबी एनटीपीसी क्वालिफाई कर लेगा। प्री मेंस यूं ही निकाल देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए मेन चीज़ होगी तो वही, अगर साइको या टाइपिंग के लिए चुना जाता है तो वो इसके लिए टफ होगा, वरना कुछ नहीं है। आप लोग जो सेफ स्कोर के बारे में पूछते हो, तो जो लोग कैटेगरी वाइज पूछते हैं, मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप जनरल के हो तो मिनिमम अपना टारगेट 25 रखो। मैं मैक्सिमम कभी नहीं कहता हूँ, मैं मिनिमम ही कहता हूँ, ठीक, कि अपना टारगेट कम से कम 85 रखो। अगर ओबीसी के हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना टारगेट 80 के करीब रखो। खैर ये एक अलग चीज़ है। देखो, कुल मिला के यही है कि आप सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करो कि आप किस तरह 100 मार्क्स ला सकते हो। ये मत सोचो कि तुम कितने मार्क्स में क्वालिफाई होगे, तुम्हें ये सोचना है कि तुम किस तरह 100 मार्क्स तक जा सकते हो। अगर तुम 100 के नियरेस्ट भी जाते हो तो यानी कॉमन सी बात है कि तुम पास तो वैसे भी हो जाओगे, तुम अपनी कट ऑफ को तो क्वालिफाई वैसे भी कर लोगे। कई लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों की मैथ कमज़ोर है, जिन लोगों की जीके जीएस कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, करंट अफेयर्स में हाथ तंग है बिल्कुल। सो देखो, ये चीज़ों को बहाने मत बनाया करो अपने लिए। कभी भी ध्यान रखो, अगर आपका कोई टॉपिक कमज़ोर है तो ये मत कहो मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, इसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आते हैं। वो गलती आपकी है। अगर आपकी जगह मैं भी हूँ तो मेरी भी वो गलती है कि मेरा वो टॉपिक कमज़ोर क्यों है। ज़रूरत ये होती है कि अपनी उस गलती को सुधारो। अगर आपका कोई टॉपिक कमज़ोर है तो उस कमज़ोर टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करो। बाकी की देखो, ऐसा है कि सेफ स्कोर अगर आपको समझना है तो मेरे हिसाब से आप, जो मैं अभी तक कहता आया हूँ, मैं फिर से वही कहूँगा, आप प्रीवियस कट ऑफ चेक करो। आपने अगर देख लिया है कि पिछले साल जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उस साल कट ऑफ इतनी गई, 75 गई, 78 गई, 80 गई, तो हर हालत में उससे ये मान के चलो कि कट ऑफ कम नहीं जाएगी, ज़्यादा जाएगी। ये बात ध्यान से सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनटीपीसी कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम एक अंदाजा मान के चलो कि कट ऑफ कम नहीं जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। यानी तुम्हें अपना जो टारगेट रखना है वो ज़्यादा रखना है, समझ गए। तो क्या करो कि अपना जो टारगेट है, अगर जहाँ पर आपके जोन में ओबीसी की कट ऑफ 80 गई है, आप मान के चलो इस बार ओबीसी की कट ऑफ 85 जानी है और आपको प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी है, आपको मार्क्स इतने अच्छे लाने हैं या आपके नंबर जो है वो आराम से 85 प्लस हो जाए, समझे।
अब देखो कई लोग यहाँ पर पूछते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम क्या 28 से स्टार्ट होगा। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आपने कहा था कि मार्च अप्रैल में स्टार्ट होगा। एक दो महान कमेंट करने वाले तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा मुझसे कि मैंने उनसे बोला है कि 1 साल बाद एग्जाम होगा। यार एक भी वीडियो मेरी बता दो उसमें मैंने बोला हो कि 1 साल बाद एग्जाम होगा। हाँ, मैंने एक वीडियो में ये बोला था कि जनवरी फरवरी मार्च तक एग्जाम जा सकता है, और उस बात पे मैं अभी भी अटल हूँ और मेरी बात वो सही भी है। देखो आपकी जनवरी 28 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, यानी आप यही मान लो कि सॉरी, अगर आपके दिसंबर 28 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी मार्च। अब रेलवे ने खुद आपको ये डेट दी हुई है कि जनवरी में अगर मतलब आपके 28 दिसंबर से अगर एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो जनवरी फरवरी और मार्च तक एग्जाम जाएंगे, और मार्च की भी आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी है कि इतनी तारीख को खत्म हो जाएंगे। पिछले साल जब एनटीपीसी प्री एग्जाम हुआ था, मेंस एग्जाम हुआ था, तो उनकी स्टार्टिंग की भी डेट दी थी और एंडिंग की भी डेट दी हुई थी। ये नहीं दिया था कि इतने महीने में खत्म होंगे। यहाँ पर एनटीपीसी में उन्होंने ये कहीं भी नहीं लिखा कि आपका सीवीडी बंद होना है। कॉमन सी बात है, होना तो सीवीडी बन ही है, लेकिन चाहते तो ये भी लिख सकते थे ना। उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 28 दिसंबर से। मैं तो ये कहता हूँ जरूर हो जाए स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और ये हक भी आप लोगों का कि आपको जल्द से जल्द परीक्षा देने को मिले। लेकिन रेलवे की ये गलती है ना, आपको कम से कम ये तो लिखना चाहिए कि एग्जाम सीवीडी 1 है आपका, 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और मार्च में इतनी तारीख को खत्म होगा। कैंडिडेट को कम से कम श्योरिटी तो मिलती है कि हाँ भाई इतनी तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएंगे। अब मार्च तक आपने दे दिया, मार्च तक आप करा क्या रहे हो? मार्च तक क्या आप अपने पूरे एग्जाम ही कराओगे कि एग्जाम की आपकी आंसर शीट भी आ जाएगी, एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाएगा? ये सब हो पाएगा? ध्यान देना, पिछले साल जब प्री हुआ था, जिस टाइम पे 92 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो वो एग्जाम भी तकरीबन 1 महीने से ऊपर चला था, यानी 40 दिन के करीब तक चला था। अब इस बार तो कोरोना है, सेंटर कम है, कैंडिडेट ज़्यादा है पिछली बार से, तो कॉमन सी बात है एग्जाम 40 दिन तो नहीं चलने वाला, 40 से ज़्यादा दिन चलेगा। और अगर ये 2 महीने भी चल गया तो 3 महीने के अंदर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। ये मुझसे लिखित में ले लो, 3 महीने के अंदर एनटीपीसी का प्री एग्जाम, उसकी आंसर शीट, उसका रिजल्ट, ऑब्जेक्शन ट्रैकर, सब कुछ होना मुश्किल है। सो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जितना हो सके आप लोग तो अपनी तैयारी पर फोकस करो। रेलवे की प्रोसेस क्या रहती है क्या नहीं, कई लोगों को अभी ये टेंशन सता रही होगी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हुई कि नहीं हुई, हो गई है तो कौन सी हुई है। मुझे बताओ कर क्या लोगे यार एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी से, क्या फर्क पड़ जाएगा? 100 क्वेश्चन की जगह क्या 110 मिलेंगे, या फिर 90 मिनट की जगह 80 मिनट टाइम देंगे क्या वो लोग? ऐसा कुछ नहीं होना है ना, टाइम उतना ही मिलना है, क्वेश्चन उतने ही होना है, लेवल वही रहना है। सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी से। आप लोगों को कुल मिला के अपनी तैयारी पर फोकस करना है। सो आप लोगों से शुरुआत से भी बोलता आया हूँ, अभी भी बोलूँगा कि आप अपनी तैयारी पर फोकस करो। सेफ स्कोर की परवाह छोड़ो। सेफ स्कोर ये मान के चलो आप 100 तक जाते हो अगर, और जितना नियरेस्ट आप जा सकते हो वही आपका सेफ स्कोर होता है। आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। जो लोग नहीं लगाते हैं मैं उन लोगों से ये कहूँगा, अब नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? कम से कम अभी प्रैक्टिस सेट लगा लो, 20-25 दिन 30 दिन जितना भी हो उतने में ही अपनी तैयारी अच्छी खासी कर लो। और जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने जनवरी फरवरी मार्च का बोला था एग्जाम का, ध्यान दो, मैंने ये कहा था जनवरी फरवरी मार्च तक आपका एग्जाम हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि एग्जाम अगर जनवरी में भी स्टार्ट होता है या दिसंबर में, खैर जो भी है डेट, अगर जनवरी में भी स्टार्ट हो सकता है तो मार्च तक जाएगा। अब ऐसा भी तो है ना, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में एग्जाम होने हैं तो उनका एग्जाम तो मार्च तक ही जाएगा ना। तो ये मत सोचा करो, ऐसा थोड़ी ना है कि सबका एक ही डेट में एग्जाम होना है। अगर कोई बात बोली जाती है तो उस बात को ठीक से सुना करो, समझा करो। आप बात करते हो कि आपको सेफ स्कोर चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एक चीज बताओ, खाना खाने बैठते हो तो क्या रोटी का टारगेट बना के बैठते हो कि मुझे इतनी रोटी खानी है? वो डिपेंड किस चीज पे करता है, या आपको रोटी के साथ खाने को क्या मिल रहा है, समझे? अगर आपको रोटी के साथ अच्छी सब्जी मिलती है और भी चीजें मिलती हैं तो आप जितनी रोटी खाते हो उससे एक ज्यादा ही खाओगे। सेम ऐसा ही एग्जाम का होता है। अगर आपको एग्जाम पेपर अच्छा मिलता है, आपका जो स्क्रीन पर क्वेश्चन खुल रहे हैं 1 से 100 तक, अगर आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपकी कट ऑफ भी उतनी अच्छी आती है, आपके मार्क्स भी उतने अच्छे आते हैं। यही बिल्कुल होता है, ध्यान रखना है एग्जाम का रूल। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपकी वैल्यू, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सीबीटी 1 का जो मिथ है आपके अंदर कि 40% कैंडिडेट को ही यहाँ क्वालिफाई किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? मान लीजिए कि 35,000 वैकेंसी है, 20 गुना ज़्यादा कैंडिडेट लेने, यानी 7 लाख के करीब कैंडिडेट उन्हें सिलेक्ट करने हैं। अब 1,26,00,000 जो लोगों ने फॉर्म भरा था, अगर मान लो कि 1 करोड़ लोग भी अगर 1 करोड़ लोग भी पेपर देने पहुंचे वहां पर, तो क्या गारंटी है कि सिर्फ 7 लाख ही लोग ऐसे होंगे जिनके 40% से मार्क्स ऊपर होंगे? 7 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकते क्या? तो रेलवे अपने रूल्स के हिसाब से सिर्फ 20 गुना कैंडिडेट उठाएगी, यानी 7 लाख। बाकी के जो लड़के बच जाएंगे जिनके मार्क्स और भी 40% से ऊपर, उनका क्या? सो याद रखो ये चीज़, रेलवे सिर्फ उन्हीं को उठाएगी जिनके मार्क्स सबसे हाईएस्ट होंगे,
बस, उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके मार्क्स 40% से ऊपर हैं या नहीं। हाँ, कैटेगरी वाइज उठाएगी, जिस कैटेगरी में उसने जितनी सीटें रखी हुई हैं। और कुछ लोग हैं जिन लोगों को डाउट रहता है कि आगे भी उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में उन्हें प्रॉब्लम आई। कई लोग कहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं मुझे मेडिकली प्रॉब्लम है, मतलब स्पेक्स की प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ लोगों को जैसे हड्डी वगैरह टूटी हुई है, फ्रैक्चर की प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो यार, अगर आप चल फिर लेते हो, आप लिख पढ़ सकते हो, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर आपको मेडिकल में पास कर देता है। लेकिन अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, अगर आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में रेलवे आपको बाहर करती है। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या रेलवे के एग्जाम रेलवे के जब मेडिकल होता है तो यहाँ पर कुछ पढ़वाया जाता है क्या? जी हाँ, पहले तो देखो आपका डिस्टेंट विजन जो होता है, फिर इसके बाद आपका जो नॉर्मल आई विजन है वो भी चेक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आप डॉक्टर के बगल में खड़े रहते हो, वो अपनी मेज पर एक अखबार रखते हैं और अखबार की कोई लाइन को अपनी उंगली से बताते हो, कहते हैं इसे पढ़ के बताओ। सो आप लोगों को पढ़नी पड़ती है। अगर आपका नॉर्मल आई विजन है तो ठीक है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको धुंधला दिखाई देता है तो डॉक्टर आपको बाहर कर सकता है। इसके अलावा कई लोग आप लोगों में से है जो लोग बोलते हैं मुझे शरीर पर कोई दाग है, दुनिया भर की कोई ना कोई चीज़ आप लोग बताते हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता यार इन चीज़ों से। आपको कोई भी हो प्रॉब्लम, आप चल फिर रहे हो, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हो, भले ही आपकी स्किन पर कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होती है। मेरे साथ भी एक लड़का सेलेक्ट हुआ था जिसको यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, इतना बड़ा दाग था उसे वाइट, कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे साथ सिलेक्टेड है, ऐसे में अच्छा खासा। सो आप लोगों से भी ये कहूँगा कि ये छोटी मोटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को इतना हावी मत होने दिया करो अपने ऊपर। आपका मेन फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर होना चाहिए, और वो है आपका प्री एग्ज़ाम, जो कि 28 दिसंबर डेट दी हुई है चेयरमैन ने। अब बाकी देखते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आता है। कई लोग कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का आया हुआ है उस नोटिस को आप बताओ। क्या बताऊँ उस नोटिस को? उसमें दिया तो है 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपके एग्जाम हो गया। अब इसी चीज़ को लेकर क्या मैं वीडियो बना दूँ अलग से? भाई बाकी के यूट्यूबर्स हैं जिन्हें व्यूज़ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए हैं। मैं सिर्फ जो टॉपिक है आपका उसी पर वीडियो बनाऊंगा, आलतू फालतू की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। सो जो भी नोटिस आया है वो आइसोलेटेड कैटेगरी वालों के लिए, उन लोगों ने देख लिया है कि 15 से 18 उनका एग्जाम होना है, अलग से इसमें कुछ नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर यह देखो, आइसोलेटेड में तो सिर्फ कुछ लाख ही है फॉर्म, लेकिन यहाँ पर करोड़ की संख्या में है। सो ये एग्जाम काफ़ी बड़ा एग्जाम होने वाला है आपका। कई बार आप लोग कहते हैं कि मैं ग्रुप डी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं ग्रुप डी के बारे में इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का सिलेबस है वो सिलेबस 90% सेम है। 10% जो सेम नहीं है वो क्या है, साइंस की न्यूमेरिकल और मैथ सेकेंड। तो उसके लिए क्या है, अलग से आपको तैयारी ही तो करनी है बस, बाकी सिलेबस आपका वही है। अगर आप जितना तैयारी, जितना टाइम आप इसे देते हो आरआरबी एनटीपीसी को, अगर आप उतना ही ग्रुप डी को दोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हो। ग्रुप डी में आप न्यूमेरिकल आराम से लगाओ, साइंस के आप मैथ सेकेंड लगाओ, आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ग्रुप डी वालों को इसलिए मैं अलग से नहीं बताता हूँ, बताऊँगा ग्रुप डी को ही बताऊँगा, आने दो एग्जाम आपका, उस टाइम पे आपको जरूर बताऊँगा सारी चीज़ें। लेकिन हाल फिलहाल में जो एग्जाम पहले आ रहा है उस चीज़ पर फोकस पहले करना है। आप लोग मतलब जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत से तैयारी करो, क्योंकि देखो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, ये मौका आप लोगों को मिल रहा है। अगर एक बार गलती से एनआरए आ गई, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो अपने हिसाब से एग्जाम कराएगी, ऐसे ही सीईटी हो जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग अभी से तैयारी अच्छी करो, सेफ स्कोर के चक्कर को छोड़ो, 100 तक जाना है आप लोगों को, ये मान के चलो। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की बात लगाएगा ही लगाएगा, कॉमन सी बात है, कुछ के मार्क्स बढ़ा देगा तो कुछ के कम कर देगा। सो नॉर्मलाइजेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, पहले से इतने अच्छे मार्क्स लाओ कि अगर कम हो भी जाए तब भी मार्क्स ज़्यादा दिखें। बाकी आप लोगों के ऊपर है, जो डरा रहा है, जो देखो कई यूट्यूबर है जिनको मैं रूटीन में देख भी रहा हूँ, कसम से यार क्या इंसान है, ढक्कन है, क्या है, इतना डराते हैं वीडियो में, इतना डराते हैं। मतलब कैंडिडेट थोड़ी ना होगा, यहाँ पर युद्ध हो रहा हो, जैसे कि सामने तुम्हारी कोई तीर लगा के मुंडी पे खड़ा है कि नहीं तुम ये करो वरना यार मुंडी उखाड़ दूंगा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। देखो कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो उल्टा सीधा अंट शंट कुछ भी लेके वीडियो बनाते रहेंगे। देखो इस मामले में देखो मैं अपने बारे में सीधा सा बता देता हूँ, मेरी वीडियो की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ, मैं नहीं डालता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है जिस टॉपिक पर जो खास चीज़ है उसी पर वीडियो बनानी है। आप लोग डीमोटिवेट हो रहे हो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि डीमोटिवेशन की कोई वजह है ही नहीं। आप लोग एक नॉर्मल कैंडिडेट की चलो, आप लोग एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह बन के चलो कि जिसे एक एग्जाम निकालना है बस। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको अगर मन में कोई डाउट होता है, अगर आपको टेंशन होती है, एक बार अकेले में बैठकर सोचो कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, बाकी दुनियादारी की तेल लेने। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मिलते रहें आगे भी।